बोला श्याम मॅडम, अनम्यूट करा. हॅलो. हॅलो. हा मॅडम बोला. हाँ सर, गुड इवनिंग. गुड इव्हनिंग. स्टार्ट करूया. नाही नाही, वेळ आहे. आत्ताशी 8 जण झाले, 10 झाले का? ठीक आहे, अजून 1-2 जण येऊ दे मग चालू. ओके येस सर, चालू करूया. हा. माझं नेमकं बरोबर ऑफिस. हा सर, नमस्कार. ओके, ठीक कर. हो. एक 2 मिनिटं, हा चालू कर. मैंने ACI स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम देखी, और एक एक्सपोर्ट की स्कीम थी, अभी नहीं है, वो भी मैं एक्सप्लेन 5-10 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ. That scheme known as a TMA, Transport and Marketing Assistance. So yesterday I was telling कि second number of expenses is transportation of the goods, whether it is raw material or whether it is a finished product. So वो अगर cover करना चाहते हैं, it is a huge expenses actually. इनफैक्ट लोकल ट्रांजैक्शन के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आता है, दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बहुत फर्क है. जब JNPT से अगर LCL कार्गो है, लेस देन कंटेनर लोड कार्गो, 1-2 क्यूबिक मीटर का, तो दैट विल कॉस्ट यू फ्रॉम JNPT टू चाइना, शंघाई पोर्ट तक आपको खाली 3,500-4 हज़ार रुपये में चला जाएगा. लेकिन नासिक से जो कार्गो मुझे चाइना भेजना है, दैट कार्गो विल कॉस्ट मी एटलीस्ट 8,000 रुपीज फ्रॉम नासिक टू JNPT. ये इतना डिफरेंस रहता है. तो गवर्नमेंट हैज थॉट एंड गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड गिविंग द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए कैश. It is issued by the DGFT. You have to apply to the DGFT online basis. You have to give the supporting documents. Again, DRC दिखानी पड़ेगी, and then it will be passed. That claim will be passed, and that amount will be transferred to your account by DGFT through RTGS or NEFT. The way duty drawback cash is transferred from custom. So that scheme right now it is not there, but it is also a good one. So I will give you the details of that scheme. Just a minute. It was started in the month of April 2019, and it is closed on 2020 March. That is why it is not known to all other peoples also. This is the notification, this is the appendix in the DGFT policy, and last one is this thing. सर काही दाखवत आहे का? हो, दाखवतो. हे TMA चं नोटिफिकेशन आहे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री. दिसतंय ना? हो, दिसतंय.
So this is started from the month of April 2019 in the including foreign trade policy, and it is in the form of a cash. So again, the consignment shipped on C&F, CIF, DDU or DDP basis will be eligible for this, because this particular scheme is covering the transportation cost or freight forwarding cost or local international transport cost reimbursement. So wherever you incur the freight cost, then only you are eligible. So this particular scheme was introduced in February 2019 and effected from 1st of April 2019. And it is only and only for specific agricultural goods. तो एग्रीकल्चर गुड जो एक्सपोर्ट हो रहे थे वो एक्सपोर्ट करने वालों के लिए वो ये टीएमए स्कीम डिक्लेयर की थी. अभी ये बंद है. फिर भी इट इज़ माय जॉब और इट इज़ माय ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस यू दिस थिंग. It may be restarted or it may be recontinued. So this is the notification. Under this, जो 1 से लेके चैप्टर से लेके 24 नंबर तक चैप्टर है कवरिंग द एग्रीकल्चर गुड्स, उनके लिए ये स्कीम थी. उसमें जो चैप्टर में इनएलिजिबल लिस्ट थी वो इधर पहले दी है एनेक्चर 1 में. List of agricultural products not eligible under TMA. So chapter 1, 2 and 5 ये 3 चैप्टर के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है, बिकॉज these are all restricted items. Then चैप्टर नंबर 3 में 30617 करके जो चैप्टर कोड है ITCS कोड, उसमें श्रिम्प एंड प्रॉन्स करके जो आइटम है उसके लिए अवेलेबल नहीं होगी. चैप्टर 4 में 0401, 402, 403, 404, 405 एंड 406 ये जो आइटम रहेंगे, इट इज मेड आउट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, अदर मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड क्रीम कॉन्सेंट्रेटेड, अनकॉन्सेंट्रेटेड, बटर मिल्क, कर्डड मिल्क, ये जो दूध से बने हुए पदार्थ है, ये आइटम के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं होगी, एलिजिबल नहीं होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर आइटम के लिए पहले 21% MEIS का इंसेंटिव था. सो वेर एवर एनी इंसेंटिव इज मोर देन कैपेसिटी इज देयर, देन दे डोंट अलाउ अंडर वन स्कीम एंड अलाउ अंडर अनदर स्कीम. 7 नंबर चैप्टर में 703 ओनियन के लिए नहीं है, गार्लिक्स के लिए नहीं है. चैप्टर नंबर 10 में 1001 व्हीट एंड मसलिन है, उसके लिए नहीं, गेहूं के लिए नहीं मिलेगा, राइस के लिए नहीं मिलेगा. चैप्टर 13 और 14 में जो कुछ भी आइटम है वो हर आइटम को नहीं मिलेगा, किसी भी आइटम को नहीं मिलेगा. एंड 17 नंबर के आइटम में चैप्टर में 1701 इट इज अ शुगर केन जूस और शुगर केन आइटम, उसको नहीं मिलेगा. एंड 1703 में मोलासिस मेड आउट ऑफ शुगर, तो शुगर बनाते वक्त जो मोलासिस बनता है उसके लिए भी नहीं मिलेगा. एंड चैप्टर नंबर 22 एंड 24 में ऑल HS कोड्स, दैट इज बिवरेजेस, स्पिरिट्स एंड विनेगर्स, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स, इसके लिए नहीं मिलता है. बाकी सब 1 से 24 नंबर के आइटम चैप्टर में जो आइटम रहेंगे उनके लिए मिलेगा. ये स्कीम में भी उन्होंने कंट्री ग्रुप बनाए नए. वेस्ट अफ्रीका एक ग्रुप बनाया रीजन, और वेस्ट अफ्रीका रीजन में ये बेनिन, माली, बुर्किना फासो, मॉरिचिना, आइवरी कोस्ट, निगर, केप वेर्दे एंड नाइजीरिया, ये जो कंट्री है, दिस कंट्रीज आर कवर्ड अंडर वेस्ट अफ्रीका. अगर ये कंट्री को वेस्ट अफ्रीका में आप एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट करते हो विच आर एलिजिबल फॉर TMA स्कीम, देन यू विल गेट दैट बेनिफिट. यूरोपियन यूनियन में भी उन्होंने एक ग्रुप बनाया, अल्बानिया, एंडोरा, ऑस्ट्रिया, ये सब कंट्रीज को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको मिलेगा. गल्फ कंट्री का ग्रुप बनाया है, नॉर्थ अमेरिका का ग्रुप बनाया है, एशियन कंट्री का एक ग्रुप बनाया है, रशिया एंड CIS करके एक ग्रुप बनाया है, फारिस का एक ग्रुप है, ओशियाना ग्रुप है, चाइना का एक ग्रुप है और साउथ अमेरिका का एक ग्रुप. तो
इन ऑल दिस ग्रुप्स वॉट एवर कंट्रीज आर देयर, ये कंट्री का अगर आप मटेरियल एक्सपोर्ट करते हो विच आर कवर्ड अंडर टीएमए, तो आपको नीचे दिए हुए हिसाब से पैसा मिलने वाला है, इंसेंटिव मिलने वाला है। तो नीचे उन्होंने हर 20 फीट कंटेनर को और 20 फीट और 40 फीट कंटेनर को उन्होंने बाइफरकेशन किया है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को अगर आप एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट करते हो एंड दैट ग्रुप में जो कंट्रीज है वो ऊपर दिया हुआ है, तो एक 20 फीट कंटेनर के पीछे आपको 11,200 रुपीज़ का इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव मिलता है। 120 फीट TEU मीन्स 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट, उसमें भी नॉर्मल TEU के लिए कितना और नॉर्मल एयर कंडीशन TEU के लिए कितना। तो ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री को अगर आप मटेरियल एक्सपोर्ट करते हो तो 11,200 रुपया नॉर्मल कंटेनर में माल जाता है अगर आपका, तो आपको 11,200 रुपया TMA मिलेगा। अगर आपका 20 फीट रेफर कंटेनर में मटेरियल जा रहा है तो आपको 19,600 रुपीज़ का पर कंटेनर का हिसाब से मिलेगा। क्योंकि 20 फीट में रेफर कंटेनर कम मिलते हैं तो नेचुरली 20 फीट की जगह 40 फीट यूज होता है रेफर में। तो अगर आपने 40 फीट रेफर कंटेनर में माल भेजा है और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को भेजा है तो आपको 19,600 का डबल मिलेगा। TEU मीन्स 20 फीट इक्विवेलेंट कंटेनर, तो 40 फीट यानी 2 कंटेनर हो गए, 20 फीट के 2 कंटेनर, तो 2 कंटेनर के लिए आपको 39,200 रुपीज़ का इंसेंटिव मिलेगा एक 40 फीट कंटेनर के लिए। सिमिलरली EU कंट्रीज को अगर आप माल भेजते हो तो 9,800 और 21,000 है। गल्फ कंट्रीज को भेजते हो तो 8,400 14,000 रुपया है। नॉर्थ अमेरिका को भेजते हो तो 21,000 28,700 रुपीज़ मिलेगा आपको। एशियन कंट्रीज में माल भेजते हो तो 5,600 एंड 12,600। रशिया को माल भेजते हो तो 12,600 22,400। फार ईस्ट को अगर भेजते हो तो 8,400 और 12,250। लाइक दिस चाइना को अगर माल भेजते हो तो नॉर्मल 20 फीट कंटेनर के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रेफर कंटेनर के लिए 12,600 रुपये मिलेगा। साउथ अमेरिका सबसे ज़्यादा है 23,800 एंड 31,500। साउथ अमेरिका के लिए क्यों ज़्यादा, तो साउथ अमेरिका का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक माल जाने के लिए तकलीफ मीन्स इट विल टेक मोर टाइम, एटलीस्ट 45 डेज लगते हैं कौन से भी पोर्ट को साउथ अमेरिका के जाने के लिए। और वहाँ का जो पोर्ट है वो पोर्ट इज ए इनर पोर्ट रहेगा, तो इनर पोर्ट में टप्पे टप्पे में माल जाएगा, पहले जाके किधर तो भी रुकेगा मटेरियल आपका कंटेनर, बाद में वो कंट्रीज को जाने के लिए जब ये आएगा उस वक्त वो कंटेनर जहाज में लोड किया जाएगा और वो वहाँ पहुँचेगा। सो इट विल टेक टाइम एब्सोल्युटली, और अराउंड 45 days इज ए मिनिमम ट्रांजिट पीरियड फॉर द साउथ अमेरिका। सो ये हो गया आपका TMA का स्कीम। एप्लीकेशन के लिए आपको शिपमेंट जाना चाहिए, शिपिंग बिल DGFT की वेबसाइट पे दिखना चाहिए, आपका पेमेंट आना चाहिए, पेमेंट का EBRC भी आपको DGFT की वेबसाइट पे देखना चाहिए। देन साइमल्टेनियसली यू कैन अप्लाई फॉर MEIS एज वेल एज TMA स्कीम। ये पहले था, अभी TMA स्कीम बंद हुआ है, और बाकी जो कुछ भी स्कीम हम लोग अभी 2 दिन से पढ़ रहे हैं या सो गेटिंग क्लोज विद दैट, so all those schemes are going to discontinued from 31st December 20। 1 अप्रैल के बाद 1 जनवरी के बाद RODTEP करके एक स्कीम आएगी। वो स्कीम का अभी जस्ट डिटेल्स आया नहीं है पूरा, लेकिन उसका स्कीम का ये नोटिफिकेशन करके आ गया। ये कैबिनेट में अप्रूव किया हुआ है RODTEP का, कि मैं इधर आपको बता रहा हूँ, आई एम शेयरिंग इट। तो कैबिनेट अप्रूव स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म में RODTEP, टू बूस्ट एक्सपोर्ट स्कीम फॉर एनहांसिंग एक्सपोर्ट टू इंटरनेशनल मार्केट, to make an Indian export cost competitive and create a level playing field for exporters in international market. RODTEP scheme is WTO compliant। मैंने आपको पहले ही बताया कि MEIS, ACIS, DBK, TMA ये जो स्कीम चल रही थी, that those schemes are not as per the WTO requirement।
नाउ दिस RODTEP स्कीम इज WTO कंप्लायंट किया हुआ है, WTO के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से बनाई है, सो दैट नो अदर कंट्री विल टेक ऑब्जेक्शन. And this will reimburse taxes, duties, levies at the central and state level and local level which are currently not being refunded. ऐसे बहुत से टैक्सेस, ऐसे बहुत से ड्यूटीज है, those are not covered under the earlier schemes like MEIS or ACIS. आधीच्या ज्या स्कीम्स होत्या MEIS, ACIS, या स्कीमच्या अंडर तुम्हाला FOBच्या अमाऊंटवरती एक्सपोर्टचा इन्सेंटिव्ह मिळत होता. मग काही काही एक्सपोर्टच्या आयटमवरती ड्युटी पण लागत होती, ती ड्युटी कव्हर केलेली नव्हती. त्याच्यानंतर काही काही टॅक्सेस जे असे होते की GST तुम्हाला पेड करावा लागत होता, तो रिएम्बर्स मिळत नव्हता, तो पण आता मिळायला लागणार आहे. इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपोर्टचा प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी लागणारी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हाला रिफंड मिळत नव्हती किंवा त्याच्यामध्ये काही कन्सेशन मिळत नव्हतं, ते पण आता याच्यात त्यांनी कव्हर केलेलं आहे. काय काय कव्हर केलेलं आहे काय नाही ते आता जस्ट ब्रीफमध्ये इथे आहे, पण इट विल बी enacted in a notification and then it will publish in the DGFT website. The items will be shifted in a phased manner from existing schemes MEIS to RODTEP with a proper monitoring and auditing mechanism. काय काय करायचं आहे ते पण त्यांनी दिलेलं आहे. MEIS चे जे स्कीमच्या अंडर जे इन्सेंटिव्ह होते ते सगळे RODTEPच्या अंडर मी तुम्हाला मिळणार आहेत. हे 13 मार्चचं नोटिफिकेशन आहे. द कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for introducing the scheme for remission of duties and taxes on exported product RODTEP, under which a mechanism would be created for reimbursement of taxes, duties, levies at the central, state and local level which are currently not being refunded under any other mechanism, but which are incurred in the process of manufacture and distribution of the exported product. This scheme is going to give a boost to the domestic industry and Indian exporters, provide a level playing field for Indian producers in the international market so that domestic taxes and duties are not exported. तर या पद्धतीची ही स्कीम आहे. त्याला अजून पूर्ण म्हणजे कॅबिनेटने मान्यता दिलेली आहे, कैबिनेट में पास हुआ है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नोटिफिकेशन आना है विच विल बी कभी भी आ सकता है, 31 दिसंबर तक कभी भी आएगा. तो यू हैव टू बी ऑन द सर्च ऑफ दैट DGFT वेबसाइट व्हेन इट विल बी डिक्लेयर्ड एंड इट विल बी सर्कुलेटेड टू ऑल पीपल्स. तो अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलने वाला इंसेंटिव का हमारा टॉपिक खत्म हुआ है. नाउ आई वांटेड टू स्टार्ट द इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स. ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मुझे अभी चालू करना है. तो ये RODTEP या फिर TMA वगैरह में अभी हुआ नहीं चालू, तो RODTEP में मुझे भी कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ मैं. TMA क्यों बंद किया, तो TMA वाज ए क्या ट्रायल एंड एरर इंसेंटिव था, 1 साल के लिए दिया. कैसा काम करता है, क्या काम करता है, डिजिटलाइजेशन बराबर हुआ है नहीं हुआ है क्योंकि DGFT की तरफ से पेमेंट ट्रांसफर होने वाला था. तो पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए हर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर वालों का मेल आईडी है, बैंक का डिटेल्स उनके पास है, IFSC कोड नंबर है बैंक का, ये का उसका ये ट्रायल 1 साल में उन्होंने किया. नाउ दे आर रेडी विथ ट्रांसफरिंग एक्टिविटी आल्सो. सो ये अभी अपना DGFT का टॉपिक खत्म हुआ है. नाउ वी विल गो फॉर द इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स. तो अभी किसी को और इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट फॉर दैट. इनको टर्म्स एंड दिस थिंग आहे काही अडचण का चालू करू इनको टर्म्स. हेलो हेलो यस सर. चालू करो ना इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स. यस सर. हाँ
तो पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज है वो कंट्री ने इंडियन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स करके जो इंस्टीट्यूट बना के रखी है विच कवर द और कंट्रोल द इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल टर्म्स. व्हाट शुड बी द इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स. मैं कुछ बात करता हूँ, समदानी साहब कुछ और भी बात कर रहे हैं, तो दोनों में कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, दोनों में कभी भी एक मत नहीं होगा. तो उसके लिए सब कंट्री का एक मत लेके सब कंट्री की तरफ से ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स डब्ल्यूटीओ और आईसीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डिक्लेयर किए हैं. तो ऑल इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी डन एज पर द इनको टर्म्स. मैं अगर बताता हूँ, समदानी साहब आप कहाँ रहते हो? पुणे में. ओके. तो आपने मुझे कुछ ऑर्डर दिया और बोल दिया पुणे भेजो, मैं कहाँ पे भेजूं? हाँ, एड्रेस देना पड़ेगा, सब चीज देनी पड़ेगी. वेयर एंड हाँ. तो आप बोलेंगे यार मेरा नाम डाल दो, गूगल से ट्रेस करो और मेरे पास भेज दो, ऐसा तो नहीं चलेगा. तो यू हैव टू गिव मी द फुल एंटायर एड्रेस, लैंडमार्क, एरिया, स्पेसिफिकली कोथरूड में चाहिए, चाकंड में चाहिए, या फिर वो अपना बॉम्बे रोड की तरफ चाहिए, किधर चाहिए, ये तो आपको देना पड़ेगा. अगर ये कंफ्यूजन मेरे और आपके बीच में रहेगा तो ट्रांजैक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा. मैं भेजूंगा, मेरा आदमी घूमते रहेगा, आपका टेलीफोन नंबर चालू में रहेगा, ये सब प्रॉब्लम आएंगे और हम दोनों थक जाएंगे. तो इस तरीके के प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग, अनएम्बिग्युइटी वगैरह नहीं होना चाहिए. इसके लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सब कंट्रीज को इकट्ठा करके ये डिलीवरी टर्म्स बनाए. बेसिकली इनको डिलीवरी टर्म बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको इनको टर्म्स ऐसे बोलते हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, शॉर्ट फॉर्म इनको टर्म्स, और इट इज इक्वली कॉल्ड एज ए डिलीवरी टर्म. तो ये डिलीवरी टर्म का मतलब क्या है? सो एज टू फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर. जैसे टर्म चेंज हो जाएंगी वैसा दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, किसी का कम हो गया, किसी का बढ़ जाएगा. सो कंसिडरिंग बोथ पार्टीज, एक तो एक्सपोर्टर को भी कंसिडरेशन मिलना चाहिए और इंपोर्टर को भी मिलना चाहिए, तो दोनों का मिला के जो कंसिडरेशन होना चाहिए, ये कंसिडरेशन मेन ध्यान में रखते हुए ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स बनाई है आईसीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने. क्यों बनाई है? तो सो एज टू फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर. These terms are followed by all countries so as to have a uniform and equal understanding of the terms in a all countries. सब जगह पूरे वर्ल्ड में वो पर्टिकुलर टर्म का फाइनलाइजेशन अगर आप दोनों में हुआ है, इंपोर्टर में भी और एक्सपोर्टर में दोनों मिला के, तो वो दोनों को वो उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, उसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए. वन शुड नॉट से कि अरे मैंने एक्स वर्क्स बताया था तो आपने मुझे नासिक के एक्स वर्क्स बोला. अभी मैं समझा एक्स वर्क्स मीन मेरे वर्क्स तक आप देने वाले हो मटेरियल, तो ये नहीं है. एक्स वर्क्स का मतलब क्या, एफओबी का मतलब क्या, सी एंड एफ का मतलब क्या, सीआईएफ का मतलब क्या, डीडीयू का मतलब क्या, डीडीपी का मतलब क्या, ऐसे बहुत से जो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स है वो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स में हम लोग अभी काम चालू करें. दीज टर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए डिलीवरी टर्म. ये मैं चालू करता हूँ. ज़्यादा करके 99.99% ई टर्म, एफ टर्म, सी टर्म, डी टर्म, ये चार टर्म ही ज़्यादा चलते हैं, और बाकी जो टर्म है वो इट इज इक्वलेंटली रनिंग विद दिस डेफिनेशन ऑफ विद दिस टर्म्स ओनली. तो ई टर्म मीन्स क्या है? ई टर्म्स मीन एक्स वर्क्स. अगर मैं और आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आपको पुणे में चाहिए, मैं नासिक में बैठा हूँ, मैं नासिक में बोलता हूँ आपको समदानी साहब ये एक्स वर्क्स मेरा नासिक का रेट है, तो दैट मीन्स आई विल मैन्युफैक्चर required goods as per your requirement, as per your purchase order. I will keep it ready for dispatch. I will pack it. I will keep it ready at my doorstep. मेरे डोर स्टेप में से आपको उठा के पुणे तक लेके जाना है. वेदर इट कैन बी कैरीड और यू विल कैरी इट बाय योर ओन कार or your own truck, or you will ask me to put it in the you will not ask me, you will pick it up from my door and
take it to the bus. By bus you will carry, प्राइवेट बसेस से लेके जा सकते हो, खुद के गाड़ी से लेके जा सकते हो, या फिर खुद का ट्रक लगा के लेके जा सकते हो। कैसे लेके जाना ये आपका काम है, उसका खर्चा भी आप ही बेयर करने वाले हो, उसका इंश्योरेंस भी आप ही निकालने वाले हो। तो ये मतलब एक्स वर्क्स टर्म का है। तो आप वैसा नहीं बोलेंगे कुलकर्णी साहब एक्स वर्क्स मालूम है, लेकिन आप आपके दरवाजे से उठाओ और ये फलाना फलाना द्वारका में ट्रांसपोर्टर है उसके पास जाके दे दो, तो मैं बोलूँगा भैया मेरा और आपका डिलीवरी टर्म्स, पेमेंट टर्म्स जो है एक्स वर्क्स है, मेरे दरवाजे तक मेरा इसका 100 रुपया है। अगर आप मुझे अभी बोल रहे हो कि द्वारका में ये फलाना ट्रांसपोर्ट के पास गोडाउन में जाके आप दे दो या पार्सल ऑफिस में जाके आप बुक करो, तो उसको लिए मुझे मेरे ऑफिस में से उठा के या मेरे फैक्ट्री में से उठा के वो ट्रांसपोर्ट तक लेके जाने के लिए वापस 200 रुपया खर्चा है रिक्शा का, वो कौन देगा? तो that is the topic of starting disputes. So it should not happen. That is why it is a defined that I will manufacture the goods as per your requirement. I will pack it and I will keep it duly ready for dispatch. उसका पेपर भी बना के रखूंगा, वहाँ लगा के रखूंगा, आपका आदमी आएगा या खुद आप आके मेरे ऑफिस में से लेके जाएंगे या मेरे फैक्ट्री में से लेके जाएंगे। तो उसका जो कुछ भी खर्चा है वो आपको करना है, उसका जो कुछ भी इंश्योरेंस निकालना है, नहीं निकालना है, बॉम्बे लेके जाना है, दिल्ली के पोर्ट में से कस्टम क्लियरेंस करना है, बॉम्बे के करना है, किधर से करना है, दैट इज योर ऑल लुकआउट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एक्स वर्क्स। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि एक्स वर्क्स का मेरा डिलीवरी टर्म 100 रुपया है, आपको जो कुछ भी माल मुझे भेजना है मेरा 100 रुपए का वो मटेरियल का कॉस्ट है एक्स वर्क्स के डिलीवरी टर्म के हिसाब से। तो उसमें मैं मेरा मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट और पैकिंग का ही कॉस्ट इंक्लूड करूंगा। जैसे मुझे आपने बताया कि आप वो द्वारका में लेके जाइए, पर्टिकुलर एरिया है द्वारका करके नासिक का, वहाँ ट्रांसपोर्ट का गोडाउंस रहता है या ऑफिस रहता है, बुकिंग ऑफिस वगैरह, तो वहाँ लेके जाने के लिए जैसे आप मुझे बोलते हो, मैं बोलता हूँ साहब 100 रुपये और लगने वाले हैं, आपका कीमत बढ़ गया, मेरा भी काम बढ़ गया। तो फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक इट दैट एक्स वर्क्स मैं आपको जो मटेरियल भेज रहा हूँ वो मटेरियल मुझे 100 रुपये में पड़ेगा आपको मेरे फैक्ट्री के गोडाउन के या ऑफिस के डोर पर। उसके बाद में आता है एफओबी टर्म, फ्री ऑन बोर्ड। एफओबी का मतलब फ्री ऑन बोर्ड, नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट इंक्रीजेस। मैं क्या करता हूँ, आप अगर मुझे एफओबी टर्म मैंने आपको दिया है या फिर आगे दूसरा कौन सा दिया है, तो एफओबी टर्म का मतलब है कि मैं एज पर योर रिक्वायरमेंट मैं गुड्स मैन्युफैक्चर भी करूंगा, पैकिंग भी करूंगा। बाद में आपने जो पोर्ट में से डिलीवरी देनी है, सपोज आपने बताया कि कुलकर्णी साहब ये फलाना फलाना ऑर्डर है, पैक करो और एफओबी के कॉस्ट के ऊपर मुझे बॉम्बे तक पहुंचा दो। तो व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ? Now, as per Xworks, my responsibility is that I should manufacture the goods and duly packed condition में मैं आपको देता हूँ, तो मेरा 100 रुपया कॉस्ट है। अगर मैंने आपको एफओबी का कोटेशन दिया है या फिर आप चाहते कि एफओबी मुंबई दे दो जेएनपीटी, तो अभी नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट इंक्रीजेस। मुझे आपको वो मटेरियल पैक करके बॉम्बे जेएनपीटी उरण तक कैरी भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ऐड हो जाएगा। वहाँ पहले सबसे पहले कौन सा कॉस्ट ऐड हो जाएगा कि मैं ट्रक बुलाऊंगा या फिर रिक्शा बुलाऊंगा या फिर ऑटो टेम्पो बुलाऊंगा, तो टेम्पो में माल लोड करने के लिए भी मुझे 10 रुपये लगने वाला है, तो लोडिंग का एक्सपेंसेस ऐड हो गया। बाद में वो टेम्पो, वो ट्रक, वो बस, वो ऑटो, एनीथिंग वॉट एवर द व्हीकल इज देयर दैट आई हैव टू कैरी अप टू द जेएनपीटी पोर्ट, तो वहां तक मुझे कैरी करना है, तो उसका ट्रांसपोर्ट का भाड़ा उसमें ऐड हो जाएगा। जेएनपीटी पोर्ट तक मैंने मटेरियल पहुंचाया है, जेएनपीटी तक मटेरियल पहुंचाने के बाद आई हैव टू अनलोड इट, अनलोडिंग का खर्चा वापस बढ़ गया है 5-10 रुपए, जो कुछ भी रहेगा, लेकिन वो खर्चा बढ़ेगा। वो खर्चा बढ़ने के बाद मेरा क्लियरिंग एजेंट जो रहेगा, वो क्लियरिंग एजेंट मुझे उसका जो डिटेल्स बाकी एक्सपेंसेस करना है, सपोज टीएससी पेड करनी है, डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस देना है, एग्जामिनेशन चार्जेस देनी है, बिल ऑफ शिपिंग बिल का चार्जेस देना है, तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन, शिपिंग बिल चार्ज, टीएससी, बाद में ईजीएम, बीजीएम, ये अलग अलग हेडिंग के जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो मुझे पहले बताता है।
वो मुझे मेरे कॉस्ट शीट में ऐड होंगे। यानी पहला ऐड हुआ आइटम एक्सपेंसेस कौन सा हुआ, लोडिंग का। फिर ट्रांसपोर्ट, नासिक से जेएनपीटी तक का ट्रांसपोर्ट ऐड हुआ, जेएनपीटी में अनलोडिंग का चार्ज ऐड हुआ। बाद में वहाँ का जो कस्टम क्लियरेंस करने के लिए जो खर्चा है वो खर्चे में आएगा, टीएससी आएगा, एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस आएगा, बाद में डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आएगा, उसका एक्सपेंसेस आएगा। बाद में मेरा जो एजेंट रहेगा वो एजेंट का खुद का एजेंसी चार्जेस, उसका फीस, सर्विस फीस वो ऐड हो जाएंगी। बाद में वीजीएम, ईजीएम और फॉर्म 13 करके एक्सपेंसेस रहेंगे, वो ऐड हो जाएंगे। ये सब चीज ऐड करने के बाद नाउ दैट पर्टिकुलर शिपमेंट इज रेडी टू हैंड ओवर टू योर ट्रांसपोर्टर। लेट एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला शिपिंग बिल के ऊपर, देन आई हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर कार्गो एंड हैंड ओवर इट टू योर ट्रांसपोर्टर। क्योंकि जेएनपीटी के ऊपर आप खुद ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हो, जेएनपीटी फ्रॉम जेएनपीटी टू आपके डेस्टिनेशन पोर्ट तक का। तो आपका जो फ्रेट पाउडर रहेगा, आपका जो ट्रांसपोर्टर रहेगा, उसके हाथ में जब तक माल नहीं जाएगा तब तक वो जहाज पे नहीं चढ़ा सकता है। तो मेरा काम, मेरा खर्चा बढ़ेगा अप टू ये लेवल तक लाके देना है। मैं पूरा कस्टम का क्लियरेंस प्रोसेस कंप्लीट करवा के वो वहां तक का कॉस्ट ऐड करके आपको कोटेशन दे दूंगा कि सर 100 रुपया मेरा एक्स वर्ष का कॉस्ट था, न आपको जो एफओबी टर्म पे डिलीवरी देनी है जेएनपीटी में, तो मुझे उसमें 100 रुपये में मेरा और 40-50 रुपये ऐड हो गया। उसका वाइप्रिकेशन क्या है, तो लोडिंग अनलोडिंग लगा, ट्रांसपोर्टेशन लगा, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट लगा, एजेंसी चार्जेस लगे, शिपिंग बिल चार्जेस लगे, बीएल चार्जेस लगे, ईजीएम चार्जेस लगे, वीजीएम चार्जेस लगे, फॉर्म 13 के चार्जेस लगे, और आपको आपके जो ट्रांसपोर्टर है उसके हाथ में माल देने के तक का जो एक्सपेंसेस है वो ऐड करना, ये 40 रुपए का खर्चा हुआ है। तो नाउ यू हैव टू गिव मी द 140 रुपीज। तो आपने वो कबूल किया, आपने एग्री किया, ट्रांजैक्शन चालू हो जाता है। तो दिस इज द फ्रेम और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्री ऑन बोर्ड एफओबी। एफओबी का कोटेशन दो, आप मुझे C&F का कोटेशन दो, डीडीयू का कोटेशन दो, तो इसका मतलब अलग अलग आइटम का खर्चा ऐड होने के बाद जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू का कोटेशन आपको मिलेगा। एंड ऑल द incentives, whether it is on import incentive or export incentives, are issued to you or offered to you by DGFT or custom people, it is on the FOB price. FOB का जो वैल्यू शिपिंग बिल में दिखाई देगा, that is the value for issuing the incentive, whether it is a import incentive, whether it is a export incentive. तो ये FOB वैल्यू का मीनिंग भी है, FOB वैल्यू का महत्व भी है। कल शिपिंग बिल में हम लोगों ने देखा कि $7,250 को 29 मीट्रिक टन ओनियन एक्सपोर्ट का वैल्यू था टोटल C&F, उसमें से $1,800 का फ्रेट था। तो वो $7,250 में से $1,800 माइनस करने के बाद जो अमाउंट 5354 वगैरह जो कुछ भी आई थी, वो अमाउंट इज द FOB अमाउंट। और वो FOB अमाउंट के ऊपर उनको 0.15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से, 0.15% के हिसाब से उनको ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट मिला। और वही FOB अमाउंट के ऊपर उनको 10% का MEIS मिलने वाला था। तो ये दूसरा डिलीवरी टर्म हुआ FOB। तीसरा डिलीवरी टर्म है C टर्म। C टर्म में दो अलग अलग टाइप के टर्म है, C&F। अभी ये ऊपर वाला और 2 नंबर का FOB का टर्म, एक्स वर्ष के टर्म में लोकल ट्रांसपोर्टेशन करना, कस्टम क्लियरेंस करना, जहाज का भाड़ा या विमान का भाड़ा पेड करना, उसके कंट्री तक लेके जाने का, उसका इंश्योरेंस करना, ये सब खर्चा इंपोर्टर करेगा। एज ए एक्सपोर्टर मेरा काम खाली मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट और पैकिंग कॉस्ट का पैसा आपसे लेना है। मेरे दरवाजे से उठा के आपके दरवाजे तक लेके जाने के लिए जो कुछ भी काम करने पड़ेंगे, जो कुछ भी खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज टू बी बोर्न बाय द इंपोर्टर। मेरा कोई भी संबंध उससे नहीं। दिस इज द लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंपोर्टर, सॉरी एक्सपोर्टर। FOB में थोड़ा सा बढ़ेगा, बॉम्बे तक लेके जाने का है। अभी सी टर्म में और थोड़ा इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है। सी टर्म में पहला टर्म है C&F, कॉस्ट एंड फ्रेट। 9 मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी मैंने बॉम्बे तक भी लेके गया है,
₹140 मेरा बॉम्बे तक का खर्चा है, मेरा बॉम्बे तक का कॉस्ट है जो आपने एग्री किया है। अभी आप मुझे बोल रहे कि कुलकर्णी साहब ये जो मटेरियल है वो आप मुझे सिंगापुर पोर्ट तक लाके दे दो, सिंगापुर बाय एयर और बाय सी जो कुछ भी रहेगा। अब हम लोग अभी जेएनपीटी का उदाहरण ले रहे हैं तो हम लोग सी से ही वर्कआउट करते। तो फ्रेट सिंगापुर तक पोर्ट सी पोर्ट तक का मुझे फ्रेट करके पेड करके आप ये मटेरियल दे दो। आई वांट दिस पर्टिकुलर मटेरियल अप टू सिंगापुर सी पोर्ट। तो मैंने तो पहले आपको ₹140 एफओबी का कॉस्ट बताया। नाउ आई हैव टू ऐड द फ्रेट चार्जेस। अब ये फ्रेट चार्जेस कितना आएगा? मेरा कंसाइनमेंट छोटा है, 2 क्यूबिक मीटर का है, 1 क्यूबिक मीटर 2 क्यूबिक मीटर। तो सिंगापुर तक मुझे ज्यादा से ज्यादा $100 लगेंगे फ्रेट, जेएनपीटी से सिंगापुर तक। 7,500 रुपये हो गया उसका। $100 यानी ₹75 पर डॉलर के हिसाब से $100 का ₹7,500 हो गया। 140 रुपये की जगह प्लस ये ₹7,500 ऐड हो जाएगा। 7,500 मीन्स वो आइटम के ऊपर मैं ये करूंगा तो हम लोग लेते हैं कि ₹75 लगा। तो 140 प्लस ₹75 इज द कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द C&F कोटेशन। इंश्योरेंस समदानी साहब करेंगे सिंगापुर तक। मेरे फैक्ट्री में से उठाने के बाद सिंगापुर पोर्ट तक मटेरियल ट्रांजिट का जो इंश्योरेंस रहता है दैट विल बी कवर्ड बाय मिस्टर समदानी। मेरा काम मटेरियल मैन्युफैक्चर करना है, बॉम्बे तक लेके जाना है, बॉम्बे का कस्टम क्लियरेंस कंप्लीट करना है और जहाज में लोड करके सिंगापुर पोर्ट तक पहुंचाना है। यही मेरा काम है बस। तो ₹75 फ्रेट ऐड हो गया प्लस ₹140 वॉज द एफओबी कॉस्ट। 140 प्लस 75 हो गया 215 सॉरी ₹215 C&F कॉस्ट हुआ। अभी समदानी साहब बोल रहे कि नहीं मुझे इंश्योरेंस भी आप ही कवर करो कुलकर्णी साहब। तो ये जो CIF टर्म है उसमें इंश्योरेंस मैं कवर करता हूँ। पहले सबके इसमें इंश्योरेंस कवर करने का काम इंपोर्टर का यानी समदानी साहब का है। CIF के केस में नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप द इंश्योरेंस कवरेज। मेरे फैक्ट्री में से सिंगापुर पोर्ट तक का या समदानी साहब का सिंगापुर का जो ऑफिस रहेगा जहां उनको डिलीवरी चाहिए वहां तक का इंश्योरेंस मैं कवर करूंगा। इट इज कॉल्ड एज ए मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस का भी जिम्मेदारी अभी मेरे हो गया। CIF का मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट अप टू सिंगापुर पोर्ट। अपना पहला C&F का कॉस्ट आया था ₹215। मरीन इंश्योरेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट एंड फ्रेट, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 0.30%। अभी ₹215 अपना C&F का कॉस्ट आया था। ₹215 के ऊपर मैं इंश्योरेंस कवर करता हूँ। मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है 215 इंटू 0.30%। ₹6.40 64 आ गया सॉरी। तो 215 ₹100 64 पैसा आ गया है। 64 पैसे के हिसाब से कुछ नहीं है तो हम लोग ₹1 पकड़ लेते। नो माई CIF कॉस्ट विल कम ₹216। आया समझ में? नहीं आया? अंडरस्टँड सर. हा आला सर. समजलं सर. सोपं आहे. तो CIF ची आता इंश्योरेंस की पण कॉस्ट हम लोगों ने ऐड किया, ₹216 आ गया। DDU के केस में अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया। समदानी साहब बोल रहे हैं कि सिंगापुर पोर्ट तक भी आप लेके आएंगे, सिंगापुर कस्टम का जो कस्टम क्लियरेंस का कॉस्ट है वो भी आप बेयर करेंगे, वहां का कस्टम ड्यूटी जो रहेगा आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि सर आपका शिपमेंट में सिंगापुर तक लेके आया हूँ, सिंगापुर में मेरा एजेंट है, वो एजेंट ने डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस चालू कर दिया है कस्टम का, और सिंगापुर कस्टम के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका ये टोटल अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इतना इतना हुआ है, ₹100, ₹5, ₹10, ₹15, जो कुछ भी। तो समदानी साहब ने वो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अभी पेमेंट करने के बाद कस्टम में से माल क्लियर करके मुझे वापस समदानी साहब के इंटरनल सिंगापुर में जहाँ उनका गोडाउन है, जहाँ उनका शॉप है, जहाँ उनका ऑफिस है,
वहां तक अगेन कैरी करके लेके जाना है, तो उसका खर्चा मेरे इसमें ऐड हो गया अभी। तो CIF आ गया 216 रुपए। कस्टम क्लियरेंस करने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब उसका सब मिला के कस्टम का ड्यूटी छोड़ के इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट रहेगा वो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आ गया वापस 15 रुपए। सर हाँ तो ये जो इम्पोर्ट यानी जो ड्यूटी का, सिंगापुर की ड्यूटी का पैसा जो आपको देंगे, हाँ, तो वो यानी अकाउंट कैसे, यानी वो आप आपकी कॉस्ट में ऐड करोगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं खाली उनको बताऊंगा कि समदानी साहब आपका इतना इतना ड्यूटी हुआ है कंसाइनमेंट का, आप डायरेक्ट पेड करो। तो वो डायरेक्ट पेड कस्टम के उनके ऑनलाइन के ऊपर पेड कर देंगे और मुझे बता देंगे कि पेमेंट हुआ है। ये तो उसका आपकी जवाबदारी खाली डोर डिलीवरी तक की रहेगी, यानी फ्रॉम हाँ द कस्टम टू डोर डिलीवरी। हाँ, कस्टम तो पे मैं ही करूंगा, नहीं, जो गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो डोर डिलीवरी ड्यूटी अनपेड का मतलब हुआ, तो वो खर्चा आ गया। पहले 216 रुपए C&F का कॉस्ट था, वो बाकी वहाँ का कस्टम क्लियरेंस का एक्सपेंसेस, बाद में इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन जो करना है वो सब एक्सपेंसेस, वहाँ का एजेंट का फीस वगैरह वगैरह सब और एडिशनल खर्चा मुझे आया 15 रुपया। तभी मेरा DDU का कोटेशन बन गया 231 रुपया। 216 था और 15 आ गया, तो 231 रुपया इज द DDU कॉस्ट फॉर द सिंगापुर। उनका कॉस्ट कितना हो गया अभी? 216 रुपये मटेरियल का कॉस्ट, 231 रुपया मटेरियल का कॉस्ट प्लस उनका 15 रुपये का कस्टम ड्यूटी लग गया। तो कस्टम ड्यूटी का 15 रुपये ऐड करने के बाद हीज लैंडेड कॉस्ट अप टू समदानी साहब के जो डोर है, डोर तक का खर्चा कितना हुआ? 231 प्लस 15 रुपया, 246 में उनको वो मटेरियल उनके दरवाजे में मिला है। अभी वो सोच सकते हैं कि 215 रुपये में मुझे पड़ रहा है, तो मैं सिंगापुर में ये आइटम 250 में बेचूं या 270 में बेचूं या 260 में बेचूं, दैट इज हिज लुकआउट। क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम है। तो उनको लैंडेड कॉस्ट उनका मटेरियल का हाथ में पड़ा है 241 रुपये, 46 रुपीज। ड्यूटी भी उन्होंने ऐड किया है ना, 231 रुपये तो मेरा ही कॉस्ट दिया उन्होंने उनके फैक्ट्री तक ला के देने के लिए, और कस्टम ड्यूटी भी उन्होंने 15 रुपये पेड की है। तो 246 इज द लैंडेड कॉस्ट टू मिस्टर समदानी एट सिंगापुर अप टू हिज डोर स्टेप। Then he will add his marketing expenses, then he will add his profit, then he will add his other expenses जो कुछ भी रहेंगे उनके, रीपैकिंग करना है क्या करना है, वो सब ऐड करने के बाद he will come to the sales price and then he will sell that material in the Singapore market. So ये DDU का मतलब हुआ। अभी सिंगापुर में मटेरियल पहुंचने के बाद समदानी साहब मुझे बोल रहे हैं कि कुलकर्णी तुम DDP के अंडर ड्यूटी भी आप ही पेड करो। मैं वो भी नहीं पेड करना चाहता हूँ, मुझे मेरे दरवाजे तक मटेरियल चाहिए। तो 15 रुपये का जो कस्टम ड्यूटी हुआ है वो भी मैं पेड कर रहा हूँ। नाउ माय कोटेशन टू मिस्टर समदानी ऑन DDP डिलीवरी टर्म विल बी 246 रुपीज, कि 231 रुपया पहला DDU का कॉस्ट था और 15 रुपया उनकी तरफ से मैंने ड्यूटी भी पेड किया है। 231 प्लस 15% 15 रुपीज ऐड करने के बाद 246 इज द लैंडेड कॉस्ट टू मिस्टर समदानी। तो हम लोग ये डिलीवरी टर्म्स का हिसाब से कोटेशन भी तैयार कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 99.99% लोग FOB एंड CIF का कोटेशन देते हैं। आई ऑल्सो सजेस्ट दैट वेन एवर यू वॉन्टेड टू गिव एनी कोटेशन, टू योर इम्पोर्टर, तो उसको दोनों ऑप्शन दे दो, दो ऑप्शन उसके सामने रखो। भैया अगर FOB चाहते हैं तो इतना रेट है, CIF चाहते हैं तो इतना। DDU और DDP का बात आप करो मत, क्योंकि उसके कंट्रीज का ड्यूटी कितना लगेगा, वहाँ का उसका क्या
रूल्स रेगुलेशंस है, वहाँ वहाँ उसका और उसके कस्टम वालों का क्या अटैचमेंट है, वो खुद जाके कम भी कर सकता है। 15 रुपए की जगह वो क्या पैसा दे के 10 रुपए भी कर सकते हैं। तो ये अपने को मालूम नहीं रहेगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव देम द टू ऑप्शंस, वन इज एफओबी एंड सेकंड इज सीआईएफ। अगर वो पहले से ही सीआईएफ के ऊपर माल, एफओबी के ऊपर माल इंपोर्ट कर रहे हैं और उनका जो क्लियरिंग एजेंट है जो बॉम्बे में मटेरियल अपने हाथ में लेके सिंगापुर तक उनको सप्लाई कर रहा है, फ्रेट फॉरवर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके, तो अगर उनका कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट इंस्टेड ऑफ 231 रुपीज उनको अगर 235 रुपीज में आ रहा है, तो इसका मतलब वो आदमी 4 रुपया 3 रुपया ज्यादा ले रहा है और कुलकर्णी ने 231 दिया है, तो उनका तो 3 रुपया बच गया। 3 रुपया मटेरियल की कॉस्ट में बच गया और 3 रुपए के ऊपर कस्टम की ड्यूटी बच गई। क्योंकि कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन करने का बेस हम लोगों ने हर जगह देखा है। ईपीसीजी का जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था उसमें 3,56,000 वाज द सीआईएफ प्राइस और उसके ऊपर 3 लाख रुपया ऐड हुआ। 1% लैंडिंग चार्ज ऐड होने के बाद जो अमाउंट आ गई उसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट हुआ है। तो सीआईएफ में ही अगर 3 रुपया बचता है तो लैंडिंग कॉस्ट में 30 पैसा तो बच गया स्ट्रेट वे। तो ये हिसाब से हम लोग उसमें भी सेविंग कर सकते हैं। तो उसको समदानी साहब को अगर लगता है कि अरे मैं इतने साल से या इतने दिन से मैं इंडिया से मटेरियल इंपोर्ट कर रहा हूँ और मेरा तो क्लियरिंग एजेंट फिक्स है, साला वो 3 रुपया हर चीज में ज्यादा ले रहा है मुझसे, कुलकर्णी ने कैसे दे दिया 231 रुपीज का? उसका कोटेशन 235 में आता है। 4 रुपए 3 रुपए तो वो ज्यादा ले रहा है मुझसे, क्यों ले रहा है? फिर अगर उनको ये चीज मालूम करनी है कि वो ज्यादा ले रहा है कम ले रहा है, तो ही विल एक्सेप्ट द बोथ कोटेशन। एफओबी भी एक्सेप्ट करेगा या फिर सीआईएफ भी एक्सेप्ट करेगा। एटलीस्ट आप दोनों ऑप्शन तो दे दो उनको, समदानी साहब को, कि चलो कुलकर्णी 140 रुपीज में एफओबी में दे रहा है और 231 रुपीज में सीआईएफ दे रहा है। मेरा अगर एफओबी के ऊपर मैं कुलकर्णी का कोटेशन एक्सेप्ट करता हूं तो 140 प्लस मुझे मेरा क्लियर रेगुलर फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो तो 81 रुपीज ले रहा है, 5 रुपए ज्यादा ले रहा है। तो आइदर ही विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट और वो उनके एजेंट के साथ बात करके खुद का पैसा एक तो कम करेंगे, या फिर उसको मजा चखाने के लिए बोलेंगे कुलकर्णी साहब आप दे दो मेरे 231 में दे दो। तो जैसे उसका ऑर्डर वो पार्टी के पास से चला जाएगा वो तो पार्टी हड़बड़ा जाएंगी, फिर अरे समदानी साहब ने दूसरे जगह से इंपोर्ट कर लिया सीआईएफ बेसिस के ऊपर, तो फिर वो भागे दौड़े उनके पास आ जाएगा कि भाई मेरा क्या गलती हुआ बताओ। तो उस वक्त भी समदानी साहब उसको बोल सकते हैं कि भैया ये ना इंडिया के पार्टी ने मुझे सीआईएफ का कोटेशन 231 दिया है, आपका सीआईएफ का कोटेशन 235 आ रहा है, आप 4 रुपए ज्यादा ले रहे हो। ये 3 रुपए 4 रुपए अमाउंट छोटी दिखती है, लेकिन जब कंसाइनमेंट बड़ी रहती है तो वैल्यू बढ़ जाती है बहुत। सो एज ए प्रूडेंट इंपोर्टर एक्सपोर्टर और बिजनेस पर्सन है तो एक एक रुपया जहां भी बचेगा वो बचाना चाहिए। तो थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा खुद को स्टडी भी करना पड़ेगा। हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसका लैंडेड कॉस्ट कितना है, कुलकर्णी का लैंडेड कॉस्ट कितना आ रहा है सीआईएफ का या फिर एफओबी का, हु इज द चीपर। और ये भी साथ में सोचना है कि कुलकर्णी कम दे रहा है इसका मतलब कुलकर्णी अच्छा सर्विस देगा नहीं देगा, वो अभी ट्रायल एरर करके वो आपको मालूम पड़ेगा। पहला जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर या सर्विस देने वाला आदमी है वो आदमी ज्यादा 3 रुपया 4 रुपया ज्यादा भी ले सकता है, लेगा भी, बट उसका सर्विस मेरे सर्विस से ज्यादा अच्छा रह सकता है। तो ट्रायल एंड एरर एक सैंपल मुझे देके आप ये कवर कर सकते हो। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिलीवरी टर्म्स एंड एज ए इंपोर्टर एक्सपोर्टर आपको ये सब डिलीवरी टर्म्स मालूम होनी चाहिए। सीआईएफ डिलिव्हरी टर्म हमेशा यूज करो व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग। जेव्हा तुम्हाला एक्सपोर्टचं कोटेशन द्यायचं पाळी येईल तेव्हा सीआयएफ ची कोटेशन द्या, आणि जेव्हा तुम्हाला इम्पोर्टचं कोटेशन घ्यायची पाळी येईल, तुम्हाला एखादी वस्तू इम्पोर्ट करायची पाळी येईल त्यावेळेला तुम्ही एफओबी वरती कोटेशन घ्या। कारण मगा सांगितल्याप्रमाणे समोरच्या पार्टीने दिलेलं सीआयएफचं कोट आणि एफओबीच्या कोटमध्ये जो काही डिफरन्स असतो त्याच्यापेक्षा कमी डिफरन्स, त्याच्यापेक्षा जास्त डिफरन्स तुम्हाला
लोकल माणसाकडनं घेतलेल्या फ्रेट कोटेशन मध्ये मिळू शकतो. त्याचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. समजा मला चायनातनं एक माल इम्पोर्ट करायचा आहे आणि चायनातनं जो माल मला इम्पोर्ट करायचा आहे, चायनाच्या सप्लायरने मला कोटेशन दिलेलं CIF JNPT $5,000. मी त्याला सांगितलं बाबा हे कोटेशन ठीक आहे, मला त्याच्याबद्दल काही नाही, पण मला माझ्या माहितीसाठी अभ्यासासाठी आप मुझे FOB का भी कोटेशन दे दो. आपका CIF का कोटेशन $5,000 है. CIF JNPT फ्रॉम शंघाई, शंघाई पोर्ट से लेके JNPT तक का जो खर्चा है वो $5,000 आ गया. फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे शंघाई FOB का भी कोटेशन दे दो. शंघाई FOB का उन्होंने कोटेशन दिया. $5,000 की जगह आ गया वो $4,300, यानी $700 उसने फ्रेट और इंश्योरेंस के लिए लगाए. कितने लगाए, कितना इंश्योरेंस निकाला मालूम नहीं, कितना फ्रेट लगाया मालूम नहीं, कॉस्ट में कितना कम था मालूम नहीं है. तो ये अभी मुझे मालूम हुआ कि $4,300 FOB कॉस्ट है और $5,000 CIF JNPT कॉस्ट है. मैं मेरा फ्रेट बॉर्डर जो इंडिया में बैठा है उसको पूछता हूँ, भैया चाइना से शंघाई पोर्ट में से मुझे इतना इतना मटेरियल लेके आने का है, आप मुझे फ्रेट चार्जेस का अमाउंट दे दो, कोटेशन दे दो. मेरे फ्रेट बॉर्डर ने मुझे पूछा साहब कुलकर्णी साहब वो वॉल्यूम बताओ, आपको जो $4,300 का मटेरियल इंपोर्ट करना है चाइना से शंघाई पोर्ट से, उसका वॉल्यूम क्या है, वजन कितना है और बॉक्सेस कितने हैं ये बताओ. तो मैंने उसको बताया कि वॉल्यूम इतना इतना है, 2 CBM है या 4 CBM है. ओके. वेट कितना है, वेट है सर 3 टन है. ओके. बॉक्सेस कितने, 4 बॉक्सेस है. ओके ठीक है. तो उसने पूरा कैलकुलेशंस करके मुझे रेट दिया सब $50 पर CBM का रेट. $50 पर CBM के हिसाब से मेरा वॉल्यूम है 4 CBM, यानी कितना हुआ, $200 हुआ. 50 × 4 $200 हो गए. यानी अभी मेरा C&F कॉस्ट कितना आया, $4,300 शंघाई तक का FOB का कॉस्ट, $200 JNPT तक का कॉस्ट, $4,500 हुआ. $4,500 के ऊपर मैं 0.30% का इंश्योरेंस कवर कर लेता हूँ यहाँ बैठ के. यहाँ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि मुझे $4,500 का मटेरियल का इंश्योरेंस चाइना टू JNPT तक का इंश्योरेंस निकाल के दे दो. प्रीमियम कितना हुआ, तो कितना हुआ 0.30 के हिसाब से 4,500 × 0.30%, ये $13 हो गए. $13.5 राउंड फिगर हम लोग $15 पकड़ लेंगे. तो मेरा CIF कॉस्ट कितना हुआ, 4,500 C&F का कॉस्ट और $15 इंश्योरेंस का, तो $4,515. और चाइना के सप्लायर ने मुझे क्या रेट दिया था, CIF का $5,000. मेरा कितना पैसा बचा, $385 तो मेरा बच गया. मेरा मेन बेसिक कॉस्ट में $385 बच गया. और वो $385 के ऊपर मैं जो कुछ भी 28%, 30%, 2%, 10%, 15% जो ड्यूटी पेड कर रहा हूँ उसमें भी कटौती होगी. तो मेरा पैसा कितना बचा, $385 बचा. $385 इंटू 75 अगेन, 385 इंटू 75, 28,875 रुपये तो मेरा बच गया. और 28,875 के ऊपर 28% ड्यूटी भी बच गई मेरी, नहीं लगी ना, इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100, 8,000 रुपये ड्यूटी बच गई. तो 29,000 रुपये बेसिक कॉस्ट कम हुई और 8,000 रुपये उसके ऊपर की ड्यूटी बच गई. 37,000 इज माई एडिशनल प्रॉफिट और माई सेविंग. सो हमेशा ध्यान रखो जब आपको कुछ आइटम इंपोर्ट करने हैं तो इंपोर्ट के लिए FOB का कोटेशन ले लो. भले आप दोनों कोटेशन ले लो उनके पास से, आपको ये खुद कैलकुलेशन करने को जमेगा कि FOB का कॉस्ट $4,300, CIF का कॉस्ट $5,000, $700 का अमाउंट बढ़ रहा है इंश्योरेंस और फ्रेट की वजह से. तो आप वो कैलकुलेशन करके आप खुद यहाँ अगर कोटेशन देते हो तो आपका $385 बचता है. तो when you wanted to import anything, import on FOB basis. When you want to export,
do it on quote it on CIF basis. एक्सपोर्ट करना चाहते हो CIF पे करो, इंपोर्ट करना चाहते हो FOB पे करो. ये दो वर्ड या दो सेंटेंसेस हमेशा ध्यान में रखो. CIF के कॉस्ट में आपको कॉस्ट कितना, इंश्योरेंस कितना, फ्रेट कितना, इतना बाइफरकेशन देने की जरूरत नहीं है सामने वाले पार्टी को. इंपोर्टर को खाली अमाउंट, टोटल अमाउंट चाहिए. पूना कोथरूड में आपको 50 किलो का ये फलाना आइटम का बॉक्स पहुंचाने के लिए मेरा टोटल रेट 2500 रुपया है. उसमें फ्रेट कितना दे रहा हूँ, इंश्योरेंस निकालता है नहीं निकालता हूँ, मटेरियल का कॉस्ट कितना है, पैकिंग का कॉस्ट कितना है, ये कुछ देने की मुझे जरूरत नहीं. समदानी साहब को, समदानी साहब को मटेरियल चाहिए 50 किलो. 50 किलो का माल आपको पूना में, कोथरूड में 2500 रुपये में मिलेगा. भले चाहे वो पूरा बॉक्स 50 किलो का बॉक्स मैं खुद मेरे कार में लेके जाऊं, मैं बस में डालूं, मैं प्राइवेट बस में डालूं, या मैं कुरियर में दे दूं, 2050 में 500 रुपये में आपको ये मटेरियल मिल जाएगा. वही चीज, वही डेस्टिनेशन कोथरूड की जगह क्या बोलते हैं, चाकण बोलते रहे, तो थोड़ा और कम लगेगा, चाकण उसके पहले. तो डेस्टिनेशन के हिसाब से हम लोगों को ये सहूलत, या फिर दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी नोन टू ऑल ऑफ यू एज ए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. अनफॉर्चुनेटली बाहर के कंट्री वाले इंपोर्टर जो रहते हैं या बाहर के लोग जो रहते हैं वो ज्यादा अपने से होशियार है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या बेनिफिट दे रही है कुलकर्णी को, MEIS भी दे रहा है, अरे कुलकर्णी को TMA भी मिल रहा है, ये चीज उनको मालूम है. और जो एक्सपोर्ट कर रहा है कुलकर्णी, वो कुलकर्णी को मालूम ही नहीं रहता है व्हाट इज MEIS, व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक, व्हाट इज TMA, मालूम नहीं है. तो जब रेट निगोशिएशन के लिए वो सामने वाली पार्टी बैठती है आपके साथ, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कोटेशन दिया और वो एग्री हो चुका. वो उसमें भी 1 रुपया कम करने के लिए ट्राई करते ही रहने वाला है वो. सिमिलरली यू ऑल्सो ट्राई व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग. तो वो इंपोर्ट करते वक्त आप भी रिडक्शन का ट्राई करो, एक्सपोर्ट करते वक्त वो करेगा. तो उसके लिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बाबा एक्सपोर्ट स्टम्प मीन्स क्या, FOB मीन्स क्या, C&F मीन्स क्या, CIF क्या. ये अगर आपको मालूम नहीं होगा तो वो बात करते रहेगा CIF का और आप बात करते रहेंगे एक्स वर्क्स की. तो बीच वाला जो कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट वगैरह वगैरह जो खर्चा बढ़ने वाला है, FOB का, कस्टम क्लियरेंस, फ्रेटिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, सब आपके सर पे आके बैठेंगे. तो ये डिलीवरी टर्म्स का डिटेल्स रहता है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए एज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. And all these definitions are being prepared or being detailed by the International Chamber of Commerce. And definition जो मैंने आपको बताया, that definition is equally applicable in all countries. आप ये नहीं बोल सकते कि यार कुलकर्णी साहब मुझे मालूम नहीं था, आपने CIF मंगाया मुझे नहीं मालूम, ऐसा नहीं बोल सकते आप. So you have to very careful at the time of negotiations. तो ये जो इनको टर्म्स का डिटेल्स है, दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए क्या बोलते हैं, पिक्चोरियल फॉर्म में भी आपको दिखाता हूं मैं. ये शेयर किया जो मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेन किया है, दिस इज ऑल इन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्चर एज वेल एज द एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ में. इनको टर्म्स 2015, अभी 2020 का भी वर्जन आपको यहाँ मिलेगा. मैं परसों आपको 2020 का वर्जन का डिटेल्स भी ऐसा दे सकता हूँ. Yesterday I told all people that tomorrow we will also have the class, but tomorrow there will be no class. We will meet directly on the Monday. तो ये इनको टर्म्स का चार्ट है, इसमें पूरा डिटेल्स है. देखो, the current set of Incoterm is Incoterms 2010. A copy of the full term is available from the International Chamber of Commerce. गूगल के ऊपर आपको मिल सकता है. आप Incoterms 2020 डालो, आपको मिल जाएगा. What these terms mean? Incoterms are used in contracts in a 3-letter format followed by the
place specified in the contract, that is the port or where the goods are to be picked up. There are different terms for sea and inland waterways, rivers and canals compared to all other modes of the transport. जहाज से भी माल जाता है, एरोप्लेन से भी माल जाता है, रेलवे से भी माल जाता है. अगर दो कंट्रीज के अंदर रेलवे ट्रैकिंग है, रेलवे से ट्रांजैक्शन हो रहे, तो रेलवे से भी माल जाता है. इंडिया में से माल जा रहा है बांग्लादेश बाय रेल, नेपाल तक भी माल जाता है बाय रोड. कोई कोई कंट्रीज के अंदर नदी से भी माल जाता है, रिवर से और पोस्ट पार्सल से. सो यू कैन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट द गुड्स बाय मोड ऑफ सी, बाय मोड ऑफ एयर. सबसे ज्यादा कॉस्टली एक्टिविटी फ्रीटिंग चार्जेस एयर के मोड में रहेंगे, उसके बाद जहाज से, उसके बाद रोड से, उसके बाद रेल से, उसके बाद लोअर साइड में बता रहा हूं, उसके बाद फॉरेन पोस्ट पार्सल से. अपने यहाँ हर पोस्ट ऑफिस में फॉरेन पोस्ट पार्सल ऑफिस करके एक डिपार्टमेंट अलग रहता है. ये कभी जाके इंडियन जनरल पोस्ट ऑफिस में आपके पुणे के जीपीओ में जाके चेक करो, वहां आपको फॉरेन पोस्ट पार्सल का सेपरेट डिपार्टमेंट मिलेगा. दोज पीपल विल टेक केयर ऑफ योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट शिपमेंट. आप जाके उनके हाथ में मटेरियल दे दो, वहां का दो तीन फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म फिलअप करो. जहाज या एयर के चार्जेस के 1/10 चार्ज में आपका मटेरियल फॉरेन चला जाएगा. खाली रेट कम हो जाएगा, लेकिन उनका ट्रांजिट पीरियड ज्यादा रहेगा. अगर आपको ट्रांजिट पीरियड से कोई मतलब नहीं है, सामने वाला पार्टी भी बोल रहा है हाँ भैया मुझे फॉरेन पोस्ट पार्सल से मिला तो भी चलेगा, 10 दिन 8 दिन की जगह 15 दिन, हाँ ठीक है चलता है, फॉरेन पोस्ट पार्सल से भेजो, तो भेजो फॉरेन पोस्ट पार्सल से. उसको भी सहूलत मिलेंगी, उसको भी कंसेशन मिल जाएगा, आपका भी खर्चा कम हो जाएगा. तो ये इनको टर्म्स का मैं डिटेल्स आपको नीचे बता रहा हूं. ये देखो एक्स वर्क्स का टर्म्स का मतलब क्या है. एक्स वर्क्स, द सेलर यानी एक्सपोर्टर मेक्स द गुड्स अवेलेबल टू बी कलेक्टेड एट देयर प्रीमाइसेस. मैंने आपको यही बताया कि मैं मेरे दरवाजे तक आपका मटेरियल पैक करके रखूंगा. एंड द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अदर रिस्क, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेस एंड ड्यूटीज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड. डोर कलेक्टेड एट द प्रीमाइसेस के आगे जो कुछ भी टैक्सेस, ड्यूटीज, ट्रांसपोर्टेशन लगने वाला है, रिस्क लगी आने वाली है, वो सब का सब खर्चा बायर करने वाला है. This term is commonly used when quoting the price. Same thing is एग्जाम्पल दिया है, पिक्चोरियल एग्जाम्पल है आपका. ये इधर सेलर यानी एक्सपोर्टर जो है रेड कलर में है, बायर यानी इंपोर्टर जो है वो येलो कलर में है. ये सेलर का फैक्ट्री है और सेलर ने पैकिंग करके ये मटेरियल इधर रख दिया. यहाँ से ये मटेरियल का बॉक्स है, बॉक्स के नीचे ही रेड का लाइन है देखो. तो यहां तक का खर्चा एक्सपोर्टर का है. इसके आगे येलो कलर में जो खर्चा दिखाया है वो सब खर्चा बायर करने वाला है. इंश्योरेंस भी बायर करेगा, ट्रांसपोर्ट का चार्जेस भी बायर देगा, सबका सब बायर करने वाला है. दिस इज द रीडिंग, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द हाउ टू सी द पिक्चर. ये मैं आपको बताया कि यहाँ से मटेरियल उठा के समुंदर से लेके जाना है बायर का काम है, या एयर से लेके जाना बायर का काम है, रेल से लेके जाना बायर का काम है, नदी से लेके जाना बायर का काम है. उसके बाद में एफसीए करके टर्म आती है. एफसीए मीन्स अगेन एक्स वर्क्स ही रहता है. द सेलर गिव्स द गुड्स क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट, एफओबी. दिस इज एज गुड एज एफओबी. यहाँ टाइप नहीं होगा, एडिट नहीं है वो. तो दिस इज एज गुड एज एफओबी. द सेलर गिव्स द गुड्स क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट टू द बायर्स कैरियर. मैंने वही आपको बताया कि एफओबी का मतलब मुझे आपके ऑर्डर के हिसाब से मुझे पैकिंग करना है, माल मैन्युफैक्चर करके पैकिंग करके रेडी करके मुझे मुंबई तक लेके जाना है, मुंबई में अनलोडिंग करना है, वहाँ का कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस करना कंप्लीट करना है,
और बाहर का जो कैरियर है, यानी आपने जो मुझे ट्रांसपोर्टर बताया उसके हाथ में मुझे मटेरियल हैंड ओवर करना है. The seller gives the goods cleared for export to the buyer's carrier at specified place. The buyer is then responsible for getting transported to the specified place of final delivery. This term is commonly used for containers traveling by more than one mode of transport. FCA आणि FOB या दोघांचा अर्थ सारखाच आहे. हे FCA त्याच्यानंतर खालचं CPT वगैरे हे ब्रिटिश लोकांचे चावटपण आहे. आपल्यापेक्षा आपण जगापेक्षा काहीतरी वेगळे आहोत हे दाखवण्याचा त्यांचा भाग आहे. ते इथे सगळं काम मुंबईपर्यंतचं काम मी इथपर्यंत केलं, इथनं पुढचं काम तुम्हाला करायचं आहे ॲज अ बायर. ते हे असं पिक्चोरियल दिस थिंग इज ऑल्सो देअर डिलिव्हर्ड. इथे DAT डिलिव्हर्ड ॲट टर्म, परत ते FOBचाच त्याचा अर्थ म्हणजे सॉरी C&F आला. त्याच्यानंतर DAP डिलिव्हर्ड ॲट प्लेस, इथे याचा अर्थ तोच झाला. The seller pays for transport to the specified destination, but the buyer is pay cost of importing the goods. DDU झाले. DDP, DTP या पण आहेत, खाली FOB पण येत आहेत. FAS म्हणजे फ्री अलॉंग साइड. सो या पद्धतीनं या इंटरनॅशनल टर्म्स कामं करत असतात आणि तुम्हाला या टर्म्स माहिती असणं फार गरजेचं असतं. बँका पण तुम्हाला विचारेल, साहेब तुमचे डिलिव्हरी टर्म काय आहे, पेमेंट टर्म काय आहे. लेटर ऑफ क्रेडिट नावाचे जे पेमेंट टर्म्स आपल्याला सोमवारी बघायचे आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला या डिलिव्हरी टर्म्सचा अर्थ अजून चांगल्या पद्धतीने कळेल. तर इथे ह्या इन्को टर्म्सचं आपलं लेक्चर संपतंय किंवा टॉपिक संपतोय. सोमवारी आपल्याला पेमेंट टर्म्स, वायर ट्रान्सफर म्हणजे काय, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर म्हणजे काय, लेटर ऑफ क्रेडिट म्हणजे काय, DAP टर्म म्हणजे काय, DP टर्म म्हणजे काय, या सगळ्या सोमवारपासून आपल्याला टर्म बघायचे आहे. तर सोमवारचं लेक्चर पण सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. त्याच्या पुढचे सगळेच लेक्चर महत्त्वाचे आहेत. नो डाऊट की कोणाला काही कारणास्तव नाही अटेंड करता आलं तर व्हिडिओ तर तुम्हाला मिळणारच आहे दररोजचा. आता व्हिडिओ मिळतोय ना प्रत्येकाला? सर व्हिडिओ मिळतोय, पण अगोदरचे व्हिडिओ ते चालले जात आहेत सर आता. नाही नाही, महिनाभर व्हॅलिडिटी असते. तुम्ही ते गुगलवरती सेव्ह करून ठेवा ना सर. तर ते अगोदरचे 1, 2, 3, 4 नंबरचे व्हिडिओ तर चालले गेलेले आहे. बरं, मी त्यांना सांगतो ते सोमवारी करतील काहीतरी व्यवस्थित, कारण त्यांच्या महिनाभर व्हॅलिड आहे. अच्छा, नाही सर कन्फर्म आहे, मला 4 दिवसाची व्हिडिओ नाहीये. बरं बरं बरं, मी सांगतो ते. सर ते व्हिडिओ डाउनलोडेबल करा ना सर, ते सेटिंग मध्ये करता येईल का ते? ते सांगतो ना, तुम्ही ग्रुपवरती टाका ना ती इन्फॉर्मेशन. हे जे प्रॉब्लेम आहेत ना, हे ग्रुपवरती टाका की आम्हाला असा असा त्रास होतोय किंवा हे मिळत नाहीये, व्हिडिओ गायब होत आहेत, गायब इन सेन्स एक्सपायर होत आहेत. का मी फक्त इथे टीचिंगला येतो. टेक्निकल जे गोष्टी आहेत ना, दिसणं न दिसणं हे ते बघतात सगळं चांडक सर किंवा उद्योगवर्धिनी बघते. अजून काय अडचण कोणाला? सर CIF चं जरा शॉर्ट मध्ये परत सांगता रिव्हिजन. CIF म्हणजे कॉस्ट इन्शुरन्स आणि फ्रेट अप टू द डेस्टिनेशन पोर्ट. सिंगापूरला समदानी साहेबांच्या पोर्ट पर्यंत म्हणजे सिंगापूर पोर्ट पर्यंत मला माल न्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये माझं मटेरियलचं मॅन्युफॅक्चरिंगची कॉस्ट पण आली, मुंबईपर्यंत नेण्याचं ट्रान्सपोर्टेशनची कॉस्ट पण आली, त्याच्यानंतर मला मुंबईला कस्टम क्लिअरन्स करण्यासाठी येणारा खर्च तो पण आला. त्याच्यानंतर माझ्या फॅक्टरीपासून ते सिंगापूरला समदानी साहेबांच्या पोर्टपर्यंतचं किंवा समदानी साहेबांच्या फॅक्टरीपर्यंतचं इन्शुरन्स पण मी कव्हर करणार आहे. आणि फ्रेट अप टू सिंगापूर पोर्टपर्यंतचं फ्रेट, हे CIFच्या त्याचा अर्थ झाला. तुम्हाला हाच अर्थ पाहिजे होता का इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट मधला डिफरन्स पाहिजे होता? डिफरन्स पाहिजे होता सर. हां, तर तुम्ही जेव्हा CIF कॉस्ट वरती इम्पोर्ट कराल, आता तुम्हाला काही मटेरियल इम्पोर्ट करायचं, मी उदाहरण जे दिलं तेच रिपीट करतो. तुम्हाला काही मटेरियल इम्पोर्ट करायचं आहे चायनातनं आणि त्याची कॉस्ट त्यांनी CIF कोटेशन त्यांनी तुम्हाला दिलं की $5,000 आहे. म्हणजे चायनातनं त्याच्या फॅक्टरीपासून JNPT मुंबई पोर्टपर्यंत ती शिपमेंट तुमची येणार आहे, त्या शिपमेंटची कॉस्ट $5,000 त्यांनी तुम्हाला कोटेशनमध्ये दिली. तुम्ही त्याला सांगितलं की बाबा मला
एफओबीचं पण कोटेशन दे. एफओबी तुझ्या देशातल्या त्या पोर्ट पर्यंतचं, म्हणजे तू तुझ्या देशात तो आयटम माझा ऑर्डर प्रमाणे माझा आयटम मॅन्युफॅक्चर पण करशील, त्याच्यानंतर तो पॅकिंग पण करशील, लोडिंग करून तुझ्या फॅक्टरीतनं शांघाय पोर्ट पर्यंत पण आणशील आणि शांघाय पोर्टचं कस्टम क्लिअरन्स करून माझ्या माणसाच्या ताब्यात देशील. माझा तिथे एजंट माझा बसलेला असतो, त्या एजंटचा नाव गाव पत्ता आम्ही त्याला कळून टाकतो की ही या मॅडमची ही शिपमेंट तिथे आमचा एजंट आहे त्याच्या ताब्यात देऊन टाका. असं जेव्हा तुम्ही त्याला एफओबीचं कोटेशन मागाल तेव्हा तो त्याचं एफओबीचं कोटेशन तुम्हाला आलं $4,300. म्हणजे फरक किती पडला सीआयएफ आणि एफओबी मध्ये? $700. याचा अर्थ त्यांनी $700 तुमच्याकडे फ्रेट आणि इन्शुरन्सच्या नावाने घेतले, बरोबर का? हॅलो, हो 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 सर. हां. आणि मग तुम्ही माझ्याकडे आले आता की कुलकर्णी साहेब मला चायनामधनं हे 4 CBMचं माल इतका माल आणायचा आहे, इतके बॉक्सेस आहेत, त्याचं व्हॉल्यूम 4 CBMचं आहे, म्हणजे भौगोलिक अंतर हे व्हॉल्यूम त्याचा वजन इतकं आहे 4 टन आणि 4 CBMचा माल आहे. 1 CBM म्हणजे 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर. तुम्ही मला शांघायच्या पोर्टवरून ते माल उचलून JNPT पर्यंत आणून द्या. तर तुमचं कोटेशन द्या मला आता. माल उचलून आणायचं बाय सी. मी तुम्हाला सांगितलं मॅडम, त्या एफओबी शांघाय पासून माल उचलायचा असेल तर तुम्हाला $50 पर CBMचा रेट आहे फ्रेटचा. म्हणजे तुमचं मटेरियल किती व्हॉल्यूमचं आहे? 4 CBMचं आहे. मग 50 गुणिले 4 केलं की $200 आले. आता तुमची कॉस्ट किती झाली? 4,300 त्यांनी दिलेली एफओबी प्लस मी दिलेलं $200 फ्रेट, म्हणजे तुमची किंमत आली $4,500, $4,500. आणि आता तुम्हाला मी सांगितलंय की तुम्ही मॅडम त्याच्यावरती 0.30% इन्शुरन्स काढून घ्या. आता ती इन्शुरन्सची अमाऊंट आली ₹13 काहीतरी, $13.5 आली होती, ती मी राऊंड फिगर केली, $15 पकडली. 4,000 हे आवाज हे म्यूट करा. ते 4,515 आता तुमची सीआयएफ ची कॉस्ट आली. जी कॉस्ट 4,515 तुम्हाला येत होती, तीच कॉस्ट त्या माणसाने किंवा त्या सप्लायरने चायनाच्या तुम्हाला किती कळवली? $5,000, बरोबर ना? $5,000 वजा $4,515, म्हणजे $485 तुमचं सेव्हिंग झालं सरळ सरळ इथे. मी मग $385 म्हटलं होतं, $485 येतात. तर $485 तुमची कॉस्ट कमी झाली आणि $485 कॉस्टवरचं ड्युटी पण कमी झाली. असं सेव्हिंग होतं ते. ओके. याचं अजून सोपं उदाहरण तुम्हाला द्यायची पाहिजे तर माझ्या बायकोनी किराणा मालाच्या दुकानामध्ये व्हॉट्सअपवरती किराणा मालाची यादी पाठवून दिली महिन्याच्या सामानाची. 5 किलो तेल, 2 किलो गहू, 5 किलो अमुक तमुक दमुक दमुक. खाली एक वाक्य पण लिहिलेलं होतं की कुलकर्णी येऊन ते पिकअप करते. तुमच्या व्हॉट्सअपवरती यादी आली, तुम्ही त्या यादीप्रमाणे सगळा माल पॅक केला, खालचं वाक्य वाचलंच नाही. समोर रिक्षा दिसली दुकानाच्या समोर तुमच्या, तुम्ही त्या रिक्षावाल्याला बोलवलं, ए बाबा इकडे ये, हे घे, हे सगळं माल घे आणि कुलकर्णींच्या घरी अमुक अमुक पत्त्यावरती पोचून दे. तो रिक्षावाला घरी आला. घरी आल्यानंतर त्यांनी बायकोने ते सामान विमान उतरून घेतलं. सामान उतरून घेतलं, बायकोने दरवाजा बंद करून टाकला. 5-10 मिनिटांनी बाहेरून बघते तो रिक्षावाला दारातच उभा. का रे बाबा काय झालं? $200. कसले $200? भाडं रिक्षाचं मॅडम. अरे पण मी नाही म्हणून सांगितलं होतं ना, कुलकर्णी घेऊन येणार होते. तू कशाला आला? आता $200 तू किराणा मालाच्या दुकानदाराकडनं घे. ही जी वादावादी चालू होते तसाच तो फरक आहे. ओके ओके. एफओबी म्हणजे मी उचलून घेऊन येणार आहे आणि सीआयएफ म्हणजे तुम्ही म्हणून माझ्या दरवाजापर्यंत पाठवलाय. ठीक आहे. $200 माझे वाचले. जर मी माल आणणार होतो, आता रिक्षावाल्यांनी $200 चार्ज केले, मी जर माझ्याच कारमधनं ते पार्सल तुमचं उचललं असतं तुमच्या दुकानातनं तर मला जास्तीत जास्त $50 पेट्रोल लागलं असतं. अगदी स्पेशल ट्रिप करायची जरी म्हटली असती तरी माझ्या घरापासून तुमच्या घरापर्यंत, तुमच्या दुकानापर्यंत यायचं, त्याच्यानंतर परत ते माल लोड करायचा आणि परत माझ्या घरी यायचं. तर मला येऊन जाऊन
दोन्ही ट्रिपमध्ये मला जास्तीत जास्त 50 रुपयाचं किंवा 75 रुपयाचं पेट्रोल लागलं असतं, पण रिक्षावाल्यांनी 200 मागितले ना, मग माझे 125 रुपये वाया गेले किंवा जास्त लागले मला. तर हे सेव्हिंग कसं करायचं हा त्याचा हे पार्ट होता. तर थोडक्यात तुम्ही पाठवलेला जो माल होता तो $5,000 लेवलचा होता आणि मी आणणार होतो तो $4,515 लेवलचा होता. असं हा समजलं? हा सर, समजलं समजलं. सर एक प्रश्न विचारू? हो हो विचार. सर एक इन्शुरन्स संदर्भात प्रश्न होता. आपल्याला माल एक्सपोर्ट करायचा राहिला तेव्हा इन्शुरन्स काढणं गरजेचं आहे का इम्पोर्ट करायचं राहिला तेव्हा इन्शुरन्स काढणं गरजेचं आहे? नाही नाही, जेव्हा तुम्हाला माल CIF, DDU किंवा DDP या 3 डिलिव्हरी टर्म वरती पाठवायचा असेल किंवा कोटेशन तुमचं त्या पद्धतीचं असेल किंवा समोरच्या माणसाची रिक्वायरमेंट अशी असेल तर तुम्हाला इन्शुरन्स तुम्हाला काढावाच लागतो. C&F, FOB आणि एक्सवर्क्स या तिन्ही केसेसमध्ये पैकी एक्सवर्क्सच्या केसमध्ये तुमचा इन्शुरन्सचा काही संबंध नाहीये. FOBच्या केसमध्ये आणि C&Fच्या केसमध्ये परत तुम्हाला ट्रान्झिट इन्शुरन्स तुम्ही काढून घ्या. FOB म्हणजे तुम्हाला मुंबईपर्यंत पण माल घेऊन जायचा आहे की नाही, तिथपर्यंतचं ट्रान्झिट तुमच्या डोक्यामध्ये आहे का नाही, का तो माल हवेतनं जाणार आहे तिकडे. तुम्हाला ट्रक किंवा टेम्पो किंवा ट्रान्सपोर्टेशनचे 200 किलोमीटरचं अंतर पार करून घेऊन जायचंच आहे ना. या 200 किलोमीटरच्या अंतराच्या ट्रान्झिटच्या पिरियडमध्ये त्या मालाला काही नुकसान होऊ नये, खराब होऊ नये, टेम्पोचा ऍक्सिडेंट होऊ नये, दरड पडू नये, पावसामध्ये भिजू नये, ही इच्छा असतेच की नाही. तर अशी इच्छा ठेवून तुम्ही जेव्हा FOB टर्म वरती माल बाहेर काढाल किंवा कोटेशन द्याल त्यावेळेला मुंबईपर्यंतचा का इन्शुरन्स तुम्हाला कव्हर करणं गरजेचं आहे. पुढे C&F मध्ये पण तीच कथा आहे. जरी तो मुंबई ते त्याच्या सिंगापूरच्या पोर्टपर्यंतचा इन्शुरन्स तो कव्हर करणार असला तरी सुद्धा नाशिक टू मुंबई पर्यंतचा इन्शुरन्स तुम्ही कव्हर करा. आणि CIF, DDU आणि DDPचा इन्शुरन्स तर तुम्हाला कव्हर करणं गरजेचं आहे, कारण त्याचा अर्थच तो आहे, कॉस्ट इन्शुरन्स आणि फ्रेट अप टू सिंगापूर. DDU म्हणजे सगळा तिकडचा पण खर्च अप टू डोअर डिलिव्हरी. तर तिथे तो न चुकता तुम्हाला इन्शुरन्स घेणं गरजेचं आहे. इन्शुरन्स आपण एजंट करणं करून घेतो का सर? हो, तुमचे रेग्युलर एजंट असतात ते असतील किंवा मग तुम्ही डायरेक्ट किंवा ओरिएंटल इन्शुरन्स म्हणून ज्या कंपन्या आहेत नॉन LIC कंपनीज, ओके, त्या कंपन्यांकडे जाऊन किंवा आता टाटा AIG पण करतात, ICICI लोंबार्ड पण करतात. तर यांच्याकडे जाऊन तुम्ही त्यांना सांगायचं की मला असा असा माल पाठवायचा आहे, इतकी इतकी किंमत आहे, अमुक अमुक ठिकाणी पाठवायचा आहे. ऑल रिस्क कव्हरची इन्शुरन्स पॉलिसी कव्हर करून घ्यायची. कुठल्याही इन्शुरन्स कंपनीमध्ये तुम्ही जेव्हा एक्सपोर्टचा किंवा इम्पोर्टचा इन्शुरन्स काढाल त्यावेळेला तुम्हाला ऑल रिस्क कव्हरची पॉलिसी घ्यायची, हे लक्षात ठेवा. ऑल रिस्क कव्हर म्हणजे जहाजाने माल येणार आहे, तर जहाज वाटेत बुडालं, आग लागली, चाच्यांनी पळवलं किंवा 2 देशांमध्ये अचानक युद्ध चालू झालं किंवा जहाज ज्या प्रदेशातनं आता प्रवास करते त्या प्रवासातले दुसरे 2 देश आहेत, त्या दोघांमध्ये पॉलिटिकल रायव्हलरी काहीतरी आली, पॉलिटिकल अनरेस्ट चालू झाला, तर या सगळ्यांचा इन्शुरन्स कव्हरेज तुम्हाला मिळाला पाहिजे. अशी जी पॉलिसी असते त्याला म्हणतात ऑल रिस्क कव्हर पॉलिसी. तर ती ऑल रिस्क कव्हर पॉलिसी आपण काढायची आणि ऑल रिस्क कव्हर पॉलिसीचा मॅक्झिमम हायएस्ट प्रीमियमचा रेट 0.30% ऑफ कॉस्ट आणि फ्रेट अमाऊंट आहे. म्हणजे तुमची मटेरियलची कॉस्ट आणि त्या मटेरियलच्या ट्रान्सपोर्टेशनची कॉस्ट, फ्रेटची अमाऊंट, या दोन्हींच्या बेरजेच्या 0.30% हा तुम्हाला मॅक्झिमम इन्शुरन्सचा प्रीमियम आला पाहिजे. याच्यावरती कोणी चार्ज करत असेल तर त्याला तुम्ही क्रॉस क्वेश्चनिंग करू शकता, हे बाबा 0.30चा नियम आहे किंवा 0.30 इज द हायेस्ट स्लॅब, तर तू कावर माझ्याकडनं 1%, 2%, 3% घेतो. बाहेरच्या देशांमधला इन्शुरन्सचा स्लॅब 1% मिनिमम आणि त्याच्यावरतीच जास्त असतो, म्हणून त्या लोकांचा इन्शुरन्स प्रीमियम खूप महाग पडतो. तुम्ही इन्शुरन्स नाही काढला, समोरच्या पार्टीने पण इन्शुरन्स कव्हर नाही केला आणि तुम्ही पण नाही काढला, तर इंडियन कस्टमचा थंब रूल आहे की तुम्ही इन्शुरन्सची पॉलिसी दाखवली नाही तर तुम्हाला 1.125% ऑफ द
कॉस्ट अँड फ्रेटच्या अमाऊंटचा इन्शुरन्स त्याच्यात ते कन्सिडर करतात, अमाऊंट कॅल्क्युलेट करून ती इन्शुरन्सची अमाऊंट पकडतात आणि मग CIF वरती येतात. तर ते पण महाग पडतं. $5,000च्या 1.125% किती झालं, किंवा $4,500च्या 1.5% किती झालं? 4,515 इंटू $12. 1.5%. हा, $50 झाले. 1.125%. $50च्या ऐवजी इथे आपण किती आणला? 0.30% प्रमाणे $15 आणले. 50 आणि 15 हे ₹45 पण वाचतात इन्शुरन्सचे. तर नेहमी ऑल रिस्क कव्हर पॉलिसी आणि मॅक्झिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑर प्रीमियम 0.15% द्यायचा. जसं तुमचे ट्रान्झॅक्शन वाढतील तसं तो क्लिअरिंग एजंट, तो इन्शुरन्स एजंट किंवा ती कंपनी स्वतःहून तुम्हाला 25 पैसे करेल, मग 20 पैसे करेल, कमीत कमी 15 पैशापर्यंत येतात निगोशिएशन केल्यानंतर. 0.15% आणि 0.30% हा तुम्हाला मिळालेला प्लेइंग फील्ड आहे, याचा तुम्ही अभ्यास करा. अजून काही शंका? सर आपल्या सिरियल मध्ये पुढे नाही, शब्द तुमचा आवाज घुमतोय. आवाज घुमतोय तुमचा. ओके, आता आपण थांबूया, मग आज येते सोमवारी भेटू. सर हॅलो, सर एक प्रश्न होता. हा, तुम्ही आता मॅक्झिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट काय सांगितलं? 0.15% काय सांगितलं? मॅक्झिमम रेट ऑफ प्रीमियम म्हटलं, इंटरेस्ट नाही, मॅक्झिमम प्रीमियम रेट, इन्शुरन्सचा प्रीमियम रेट. आणि सर एक प्रश्न असा होता की आपण CIF मध्ये जो इन्शुरन्स काढतो तर त्याचा म्हणजे ऍक्च्युअल बेनिफिट जो इम्पोर्ट करणार त्याला होतो की आपल्याला होतो? तुम्ही काढला असेल तर तुम्हाला होणार. म्हणजे CIF टर्म नुसार आपण काढलेला असेल तर त्याचा बेनिफिट आपल्याला मिळणार. हो हो. आणि मग कोटेशन देताना आपण कंपल्सरी दोन FOB आणि CIF दोन्ही द्यायचे, किंवा आपण एक्सपोर्ट करताना CIF आपला फोकस तिथे तर CIFच द्यायचा असं? ऑप्शन तुम्ही दोन्ही द्यायला काही हरकत नाहीये. त्याला आधी त्याला FOB द्या आणि नंतर त्याला म्हणायचं की तुला CIFचं पाहिजे तर CIFचं पण मी देऊ शकतो. कसं आहे तुमचं? ओके सर. So let us stop. Good night. गुड नाईट सर.